31 अप्रैल 1986 रात के 1:23 यूक्रेन के एक शहर में लोग चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनके शहर के आसमान में मौत का एक इनविजिबल क्लाउड उड़ चुका है। एक ब्लास्ट, फिर दूसरा ब्लास्ट, फिर साइलेंस। बट ये साइलेंस नॉर्मल नहीं था। ये वो साइलेंस था जो तब आता है जब इंसान नेचर से खेलने की कोशिश करता है। रेडिएशन एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं है, सुनाई नहीं देती, स्मेल भी नहीं आती है, पर अंदर से इंसान को तोड़ देती है। सवाल यह है दोस्तों कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, या फिर एक पूरी सिस्टम का फेलियर, या फिर कुछ लोगों की ईगो ने लाखों जिंदगियां दांव पर लगा दी थी। दिस इज द डार्क ट्रूथ ऑफ द चेरनोबिल डिजास्टर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य विटनेस। यहाँ इंफॉर्मेशन के साथ अवेयर भी किया जाता है, स्टोरी बताने के साथ साइंटिफिक रीजन भी दिया जाता है। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके पैसे तो लगे नहीं, लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो चलेगी तो बाद में आप YouTube की हिस्ट्री में जरूर देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। What exactly happened? 26 अप्रैल 1986 रात को 1:23 शेनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक सेफ्टी टेस्ट चल रहा था। ये टेस्ट सिंपल लग रहा था। अगर पावर चली जाए तो क्या टरबाइन थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है? पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। रिएक्टर को लो पावर पर लगाया गया, लेकिन पावर इतना गिर गया कि रिएक्टर अनस्टेबल हो गया। दोस्तों, इस सिचुएशन में टेस्ट कैंसिल करना चाहिए था, पर कैंसिल नहीं किया गया। ऑपरेटर्स पर प्रेशर था कि टेस्ट कंप्लीट करना ही है। उन्होंने सेफ्टी सिस्टम्स डिसेबल कर दिए, इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम ऑफ कर दिया, ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम भी ऑफ कर दिया था। रिएक्टर अब अनकंट्रोलेबल हो रहा था, मतलब कंट्रोल में नहीं था। पर उन्हें लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। पावर को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए कंट्रोल रॉड्स ऑलमोस्ट पूरी तरह निकाल दिए गए। और दोस्तों, ये सबसे डेंजरस स्टेप था। आरबीएम के रिएक्टर का डिजाइन फ्लॉड था। आरबीएम के मतलब हाई पावर चैनल रिएक्टर। दोस्तों, इस रिएक्टर में एक प्रॉब्लम थी। जब भी वाटर स्टीम में कन्वर्ट होती थी तो पावर कम नहीं बल्कि ज्यादा हो जाती थी, और अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। सडनली रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर अनकंट्रोलेबली बढ़ने लगे। सारे ऑपरेटर्स डर गए और ऑपरेटर्स ने पैनिक में इजी 5 बटन प्रेस किया। ये इमरजेंसी शटडाउन बटन था, तो उन्हें लगा सब सही हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। बट डिजाइन फ्लॉ ने यहाँ पर धोखा दे दिया। कंट्रोल रॉड्स के टिप्स ग्रेफाइट के बने थे, और जैसे ही रॉड्स इंसर्ट हुए तो कुछ सेकंड के लिए पावर और स्पाइक हो गई, और फिर 1:23:40 में रात को फर्स्ट एक्सप्लोजन। इस क्लीन एक्सप्लोजन ने 1000 टन का कंक्रीट लिड हवा में उड़ा दिया और रिएक्टर का कोर ओपन हो गया। फिर सेकंड एक्सप्लोजन, ग्रेफाइट ब्लॉक्स जलने लग गए। अब ओपन एयर में न्यूक्लियर फायर स्टार्ट हो गया और रेडिएशन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगा। उस वक्त प्लांट के अंदर लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कुछ लोग कह रहे थे कि रिएक्टर सेफ है, और कुछ लोग कह रहे थे कि रिएक्टर का एक्सप्लोड करना इम्पॉसिबल है, और ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और ही थी। अब सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। फायर फाइटर्स को बुलाया गया, पर उन्हें बोला गया कि ये नॉर्मल फायर है, और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी, और वो ये कि बिना प्रोटेक्टिव गियर के बर्निंग ग्रेफाइट को हाथ लगाया। एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं था कि वो न्यूक्लियर फ्यूल था। कुछ घंटों के अंदर ही उनके शरीर ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। नोजिया, वॉमिटिंग, स्किन बर्न्स, ये रेडिएशन पॉइजनिंग थी। अब चलते हैं दूसरी तरफ। प्रिपिया सिटी में लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। लोग बालकनी से स्मोक देखकर क्यूरोसिटी फील कर रहे थे। दोस्तों, अथॉरिटीज ने इस बात की खबर छुपा रखी थी, मतलब उन्होंने 36 घंटे तक किसी को भी सच नहीं बताया। डायरेक्ट बसेस आ गई और एक अनाउंसमेंट हुआ, टेम्परेरी इवैक्यूएशन, केवल 3 दिन के लिए। लोग अपने घर, अपने पेट्स, अपनी यादें सब छोड़कर चले गए। उन्हें लगा वो वापस आएंगे, पर वो कभी वापस नहीं आए, क्योंकि एक्सप्लोजन ने सिर्फ एक रिएक्टर को नहीं तोड़ा था, उसने ट्रस्ट को तोड़ा था। और उस रात एक इनविजिबल दुश्मन आया, जिसको बोलते हैं रेडिएशन।
यूरोप की हवा में फैल चुका था। दोस्तों ये था एग्जैक्टली कि क्या हुआ था उस दिन। एक फ्लॉड डिजाइन, अनसेफ एक्सपेरिमेंट, प्रेशर, ईगो और कुछ सेकंड की कैटास्ट्रॉफिक चेन रिएक्शन, और उसका रिजल्ट ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर। अब समझते हैं कि साइंटिफिकली हुआ क्या था। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक काम क्या होता है ये जानो। दोस्तों रिएक्टर के अंदर यूरेनियम फ्यूल होता है, और यूरेनियम एटम्स जब स्प्लिट होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। इसमें हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है। ये हीट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है, और स्टीम टरबाइन को घुमाती है। अब टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सिंपल लगता है, पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रिएक्शन कंट्रोल से बाहर हो जाए। शेनोबल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रिएक्टर यूज हो रहा था उसका नाम था आरबीएम के 1000। इस रिएक्टर में दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो रिएक्शन को स्टेबल रखता था। टू, वाटर जो कूलिंग का काम करता था। अब ध्यान से समझो, नॉर्मल रिएक्टर्स में अगर वाटर स्टीम बनता है तो रिएक्शन स्लो हो जाता है, लेकिन आरबीएम के रिएक्टर में उल्टा होता था। जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता था तो रिएक्शन स्लो नहीं और फास्ट हो जाता था। इसको बोलते हैं पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट, मतलब जितना ज्यादा स्टीम उतना ज्यादा पावर। ये डिजाइन फ्लॉ था, मतलब डिजाइन ही सही नहीं किया गया था। दोस्तों कंट्रोल रॉड्स का काम होता है रिएक्शन को स्लो करना। इमरजेंसी में ऑपरेटर्स इजी 5 बटन प्रेस करते हैं और रॉड्स रिएक्टर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन आरबीएम के रॉड्स के टिप्स ग्रेफाइट के बने थे। जब रॉड्स इंसर्ट हुए तो कुछ सेकंड के लिए उन्होंने रिएक्शन को स्लो करने के बजाय और एक्सेलरेट कर दिया। ये सेकंड ही डिजास्टर बन गए। पावर सडनली 100 गुना बढ़ गया। फ्यूल रॉड्स ओवरहीट हो गए। वाटर इंस्टेंटली स्टीम में कन्वर्ट हो गया। प्रेशर इतना बढ़ गया कि रिएक्टर ही फट गया। दोस्तों ये एटॉमिक बम नहीं था। एटॉमिक बम में चेन रिएक्शन मिली सेकेंड्स में अनकंट्रोलेबल होता है, पर यहाँ स्टीम एक्सप्लोजन हुआ और फिर ग्रेफाइट फायर शुरू हो गई। ग्रेफाइट जलता रहा और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में फैलते रहे। यही वजह थी कि रेडिएशन इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ। दोस्तों एक्सप्लोजन के बाद 3 डेंजरस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रिलीज हुए। आयोडीन 131, सीजियम 137, स्ट्रोंटियम 90। ये इनविजिबल थे, इनकी स्मेल नहीं आती, इन्हें देख नहीं सकते, पर जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये सेल्स के डीएनए को डैमेज करते हैं। आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड में जमा हो जाता है, इसीलिए बाद में थायराइड कैंसर केसेस बढ़े। सीजियम सॉइल में सेटल हो गया, इसीलिए फार्म लैंड कंटामिनेटेड हो गए। दोस्तों रेडिएशन का सबसे खतरनाक पार्ट ये होता है कि ये धीरे धीरे मारता है, इमीडिएट नहीं। इसे कहते हैं साइलेंट किलर। वेस्टर्न कंट्रीज के रिएक्टर्स के पास एक थिक कंक्रीट डोम होते हैं। अगर ब्लास्ट हो तो रेडिएशन बाहर ना निकले। शेनोबल के आरबीएम के रिएक्टर में ऐसा डोम नहीं था, इसलिए जब एक्सप्लोजन हुआ तो रेडिएशन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चला गया। विंड ने उसे यूरोप तक पहुंचा दिया। स्वीडन ने सबसे पहले अनयूजुअल रेडिएशन को डिटेक्ट किया। तब दुनिया को पता चला कि कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। दोस्तों रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूल मेल्ट हो गया। ये मॉल्टन रेडियो एक्टिव मटेरियल कंक्रीट के अंदर सीप कर गया। इस मॉल्टन मास को बाद में एलिफेंट्स फूड कहा गया। इतना रेडियो एक्टिव था कि कुछ मिनट के एक्सपोजर से मौत हो सकती थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ह्यूमन साइकोलॉजी, अथॉरिटी प्रेशर। दोस्तों ऑपरेटर्स पर प्रेशर था कि टेस्ट कंप्लीट करना ही है। सोवियत सिस्टम में ऐसा था कि क्वेश्चन मत करो, केवल ऑर्डर्स फॉलो करो। इसे कहते हैं फियर बेस्ड हायरार्की, मतलब जूनियर इंजीनियर्स सीनियर को चैलेंज नहीं कर सकते थे। दोस्तों एक्सप्लोजन के बाद भी प्लांट डायरेक्टर इंसिस्ट कर रहे थे कि रिएक्टर इंटैक्ट है, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करते तो क्लियर हो जाता कि सिस्टम फ्लॉड है, और सोवियत यूनियन परफेक्ट दिखाना चाहता था अपने आप को। दोस्तों न्यूक्लियर पावर हर कंट्री का एक नेशनल प्राइड होता है, और एडमिट करना कि डिजाइन फ्लॉड है मतलब ग्लोबल एम्बैरेसमेंट। दोस्तों कभी कभी ईगो ह्यूमन लाइफ से ज्यादा बड़ी होती है। यही प्रूफ किया इन लोगों ने।
अब जानते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है कि एक्सप्लोजन वाज न्यूक्लियर बॉम्ब, पर रियलिटी ये है कि दोस्तों ये एटॉमिक बॉम्ब नहीं था, इट वाज अ स्ट्रीम एक्सप्लोजन विद ग्रेफाइट फायर। मिथ ये है कि एंटायर यूरोप बिकेम अनलिवेबल, पर रियलिटी ये है कि रेडिएशन स्प्रेड हुआ पर लोकलाइज को ज्यादा डैमेज हुआ, लाइक यूक्रेन एंड बेलारूस। मिथ ये है कि मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इंस्टेंटली, पर रियलिटी ये है कि ऑफिशियली जो इमीडिएटली डेथ्स हुए वो 30 से 50 के अराउंड थे। मिथ ये है कि म्यूटेंट मॉन्स्टर एग्जिस्ट देयर, रियलिटी ये है कि वाइल्ड लाइफ वापस आ चुकी है। रेडिएशन हार्मफुल है पर हॉलीवुड जैसा म्यूटेशन नहीं। दोस्तों शेरनोबिल सिर्फ एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी। वार्निंग अगेंस्ट एरोगेंस, वार्निंग अगेंस्ट सीक्रेसी, वार्निंग अगेंस्ट ब्लाइंड ओबीडियंस, वार्निंग अगेंस्ट सिस्टम फेलियर। जब इंसान कहता है हम कंट्रोल में है, तब नेचर चुपचाप देख रही होती है। शेरनोबिल ने हमें सिखाया टेक्नोलॉजी पावरफुल है, पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उससे भी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। आज भी रिएक्टर 4 के ऊपर एक मासिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, न्यू सेफ कन्फाइनमेंट, पर सच ये है कंक्रीट रेडिएशन को बंद कर सकता है पर हिस्ट्री के लेसन्स को नहीं। सवाल फिर वही है दोस्तों कि क्या ये ह्यूमन एरर था या सिस्टम फेलियर या फिर दोनों का डेंजरस कॉम्बिनेशन। दोस्तों एक बात याद रखना कि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं होती, वो फ्यूचर के लिए वार्निंग भी होती है। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही डार्क ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री के बारे में जानना है तो अभी सब्सक्राइब कर लो आदित्य अवेयरनेस को, क्योंकि इसमें आपके पैसे तो लगने नहीं, जैसे मैंने पहले भी बोला है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो अपने थॉट्स। आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले हॉरिफिक और अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।